कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो हर एक पंच तत्वों में से एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है? हम यदि पांचों तत्वों की बात करें तो जो भी हमारी भूमि है 9 भागों में जब आप बांटेंगे तो उसका जो सेंटर प्लेस निकलेगा वो तो है आकाश तत्व, जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जल तत्व को स्वीकार किया गया है। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो सर, जैसे हमने डायरेक्शन भी जानी, हमने उनके एलिमेंट्स भी जाने जो हमारे पंच तत्व हैं, अब इनको बैलेंस कैसे करें? इनको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है उन तत्व से संबंधित वास्तु का निर्माण वहां पर करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल? जैसे कि हेलो एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं, चाहे अगर हम बात करें आरम ग्रिड की, न्यूमरोलॉजी की या वास्तु की। और आज हम आप ही के क्वेश्चंस को लेके वापस से जुड़े हैं हमारे अंग गुरु मुकेश जैन जी के साथ, जो कि हमारे लास्ट वास्तु के पॉडकास्ट में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार किया और इवन आपके बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे ऐसे क्वेरीज थी जिनको लेके हमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी कि आज इसे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए हमने सर को रिक्वेस्ट किया और वापस से हम जुड़े हैं सर के साथ। तो सर ने जैसे अपने लास्ट पॉडकास्ट में मेंशन भी किया था कि साउथ वेस्ट में वाटर ओवरहेड टैंक्स नहीं होने चाहिए। अब कुछ इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, या कह लीजिए नॉर्मल आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थी कि ऐसा क्यों, हमें तो नहीं बोला जाता, हमें तो कहा जाता है कि इट इज़ एन आइडियल डायरेक्शन। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, और भी बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो हमें सर से चाहिए। तो चलिए सर से ही जुड़ते हैं और इन सारे सवालों के जवाब मांगते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर, जैसे हमने लास्ट बात भी छोड़ी थी, हमने वास्तु के बारे में बहुत कुछ जाना था, लैंड एनर्जी के बारे में स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम उसी पॉडकास्ट को लेके वापस आते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहे थे हमारी बातों में। तो सबसे पहले कि साउथ वेस्ट में आपने कहा था कि वाटर ओवरहेड टैंक्स नहीं होने चाहिए, तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ लोग तो इस चीज़ को अगेंस्ट में ले रहे हैं। ज्योति जी, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो वास्तु है वो पंच तत्व के ऊपर आधारित है। जी। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। ओके। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो पृथ्वी तत्व है। अच्छा। और जल को वहां रखना कहीं से कहीं तक दुनिया के किसी भी वास्तु ग्रंथ में पानी की टंकी साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनाने का उल्लेख नहीं है। अच्छा। इवन साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना तो टॉयलेट, ना सिंगल कोई नल, पानी की कोई भी वस्तु रखने का उल्लेख नहीं है। अच्छा। समस्या ये वहां आ जाती है जहां थोड़े से रूप में वास्तु सिखाने के चक्कर में साउथ वेस्ट को भारी करने के लिए वहां पानी की टंकी बना देते हैं। जी। ओवरहेड टैंक बनाए, पश्चिम में वरुण का स्थान है वहां बनाए, ओके। उत्तर की तरफ बनाए, वायव्य की तरफ बनाए, हम्म। ठीक है। और उसको ऐसा आप प्लेस करें कि आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर तो ऊंचा ही रहे, उस टैंक की वजह से आपका नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ऊंचा ना हो जाए। इस बात का ध्यान तो आपको रखना है। लेकिन पंच तत्व की जहां पर बात की गई है, किसी भी वास्तु ग्रंथ में कोई बता दे कि पानी की टंकी साउथ वेस्ट कॉर्नर में बना सकते हैं। इवन मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मैंने प्रैक्टिकल किया इस विषय में, जिन जिन के घरों में साउथ वेस्ट कॉर्नर में पानी की टंकी रही या पानी का बहाव ज्यादा रहा है, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में बीमारियां देखी गई। मतलब साउथ वेस्ट में अगर वाटर ओवरहेड टैंक्स है तो ये आपको बीमारी को न्योता देता है? बिल्कुल देगा। और जैसे ही उनको हटवाया है, बीमारी में पैसा जाना बंद हो गया। ओके। तो हमें मूल ध्यान ये रखना है कि हम सिर्फ किसी के कहे हुए को विचार ना करें। जी। आप बताओ, साउथ वेस्ट कॉर्नर क्या जल का स्थान है? इस बात पर विचार करें जो भी वास्तुविद हैं। और आपको यदि प्रमाण मिलता, मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन जितने भी वास्तु ग्रंथ पढ़े, कहीं भी पानी को साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखने का विधान नहीं है। आपके पास यदि प्रमाण है तो
मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, मुझे प्रमाण दें, मैं भी अपनी गलती सुधारने को तैयार हो जाऊंगा। तो दैट इज़ द स्पिरिट कि अगर आपने अपने एक्सपीरियंस में जो चीज़ें देखी आप वही हमारे साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं जी। और हमारी ऑडियंस को भी वही चीज़ें बता रहे हैं अनफिल्टर्ड। तो सर जैसे आपने कहा कि पंच तत्वों से बना है सब कुछ, तो सर कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो हर एक पंच तत्वों में से एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है? हम यदि पांचों तत्वों की बात करें तो जो भी हमारी भूमि है उसको हम बराबर बराबर 9 भागों में बांटते हैं। 9 भागों में जब आप बांटेंगे तो उसका जो सेंटर प्लेस निकलेगा वो तो है आकाश तत्व, जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। बिल्कुल। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जल तत्व को स्वीकार किया गया है। ओके। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक अग्नि तत्व को स्वीकार किया गया है। अच्छा। 180 डिग्री से 270 डिग्री तक पृथ्वी तत्व को स्वीकार किया गया है और 270 से 0 डिग्री तक, जिसमें हमारा वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का और नॉर्थ का कुछ हिस्सा इंक्लूड होता है, वो वायु तत्व के लिए निर्धारित किया गया है। अच्छा। और इसी के आधार पर हम, वास्तु क्या है, इन तत्वों से संबंधित स्थानों को हम उन्हीं स्थान पर बनाते हैं जहां उस तत्व की अधिकता है। इसी का नाम तो वास्तु है, प्लेसमेंट है। एग्जैक्टली। वास्तु में देखा क्या जाता है, 5 तत्व कहीं से कहीं तक बिगड़ना नहीं चाहिए। 5 तत्वों का विधिवत मैनेजमेंट करने का नाम वास्तु है। जी। इसलिए जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया, उनको भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम कहीं अपने दिमाग से इन पंचभूत तत्वों के विज्ञान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सर अभी तक आपने जो बताया वो एक डिग्री के हिसाब से बताया आपने, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं या जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं आपकी तरह, वो इन डिग्रीज को कैसे मेजर करें? तो क्या कोई डायरेक्शन अगर आप दे पाए उन्हें या इजी स्टेप्स बता पाए? इजी करने के लिए सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्शन कंपास देखना आना चाहिए। ओके। नॉर्थ हमारा 0 डिग्री में होता है, ईस्ट हमारा 90 डिग्री होता है, साउथ 180 और वेस्ट 270। जी। ठीक है। नॉर्थ को 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री तक बढ़ेंगे तो नॉर्थ का हिस्सा भी जल तत्व में आएगा, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी जल तत्व में आएगा और ईस्ट का 90 डिग्री तक जाने में, कि 90 डिग्री से नीचे तक पूरा जो हिस्सा है ईस्ट का भी जल तत्व के अंतर्गत ग्रहण किया गया है। अच्छा। अब ईस्ट से जब हम 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं साउथ की तरफ, तो उसमें ईस्ट भी आ गया, साउथ ईस्ट भी आ गया और 180 डिग्री तक साउथ भी आपका अग्नि तत्व माना गया है। साउथ में 180 डिग्री से जब हम 270 डिग्री की तरफ वेस्ट में बढ़ते हैं तो 180 डिग्री साउथ से लेकर साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये हमारा पृथ्वी तत्व माना गया है। अच्छा। इसके बाद वेस्ट में 270 डिग्री से लेकर 0 डिग्री नॉर्थ तक जाने में वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ का हिस्सा ये वायु तत्व के लिए निर्धारित किया गया है, क्योंकि आधा नॉर्थ आ गया था जल में, आधा नॉर्थ आ गया वायु तत्व में। ऐसे ही ईस्ट के लिए कहें तो आधा जल तत्व में और आधा अग्नि तत्व में है। साउथ के लिए कहें तो आधा अग्नि तत्व है, आधा पृथ्वी तत्व है। वेस्ट के लिए कहें तो आधा पृथ्वी तत्व है, आधा वायु तत्व है। तो सर जैसे हमने डायरेक्शन भी जानी, हमने उनके एलिमेंट्स भी जाने जो हमारे पंच तत्व हैं, अब इनको बैलेंस कैसे करें? इनको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन तत्व से संबंधित वास्तु का निर्माण वहां पर करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल? जैसे कि जल का स्थान ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में आप अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना सकते हो। लेकिन कहते हैं कि हल्का रखना चाहिए ईशान कोण, तो पानी से कभी भी ईशान कोण भारी नहीं होता। पानी को भारी माना गया होता तो हमारे वास्तु ग्रंथों में
नॉर्थ ईस्ट को पानी का स्थान बोला ही नहीं जाता। इवन एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, जिन भूमि में नॉर्थ ईस्ट में जल बहता हो उनको अत्यंत शुभ भूमि बताया गया है। अच्छा। ईस्ट से, नॉर्थ से या नॉर्थ ईस्ट से जहाँ जल बहता हो उस स्थान को बहुत शुभ माना गया है, उस भूमि को बहुत शुभ माना गया है। अच्छा। तो जल के स्थान को बनाने के लिए इसलिए वहाँ पर, और फिर चूंकि वो पवित्र स्थान भी माना जाता है तो वहाँ पर देवालय का निर्माण कर लेते हैं। जी। ठीक है। अग्निकोण में अग्नि का स्थान रसोई बना लेते हैं। ठीक है। पृथ्वी तत्व की बात करें तो साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लेते हैं। आगे बढ़े वेस्ट की तरफ तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपके अतिथि कक्ष या ऐसी वस्तु जिसको स्थिरता की जरूरत ना हो उन वस्तुओं के स्थान बना लेते हैं। ब्रह्म स्थान की बात करें तो पूरा ब्रह्म स्थान हमारा खाली रहता है। ठीक है। तो इस तरह से खाली रहने का मतलब आकाश तत्व जी। तो इस तरीके से प्लेसमेंट, अभी तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। तो सर लेकिन आजकल जैसे अभी आपने कहा कि अग्नि तत्व में किचन होना चाहिए, लेकिन आजकल तो किचन में भी पानी होता है, पानी की टैप्स होती हैं, तो कैसे उसको बैलेंस किया जाए? कोई रेमेडी वगैरह भी होती है क्या? ज्योति जी, आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न सामने रखा है। मैं इस विषय में एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे वास्तु ग्रंथों में कहीं भी अग्नि कोण में अग्नि के अलावा जल को रखने का उल्लेख नहीं है। ये तो वर्तमान का वास्तु है जिसमें कुछ भी संभव है। अग्नि के स्थान पर सिर्फ अग्नि ही होती थी। ये हमारा मॉडर्न तरीका है घर बनाने का कि हमें एक ही जगह सब कुछ चाहिए, जहाँ खाना बन रहा है और वहीं बर्तन धुल रहे हैं। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा। आप पुराने वास्तु के निर्माण को देखें, मैंने तो बहुत देखा है, अग्नि कोण में सिर्फ चूल्हा हुआ करता था। अच्छा। सामान का स्टोरेज भी उतना नहीं होता था, सिर्फ चूल्हा। सारा सामान लाके वहां रखते थे, भोजन को पकाते थे और फिर सामान वापस अपनी जगह पहुंच जाता था। और उसके ठीक सामने जहां ईशान कोण है वहां पर जल का स्थान अलग से होता था, बाकायदा प्लेटफॉर्म बना रहता था, उस पर घड़े रखे होते थे और एकदम शुद्धि के साथ उस जल का उपयोग किया जाता था पीने के। अब इसकी बात तो ठीक है। अब यदि आप मॉडर्न वास्तु की बात करें, मॉडर्न वास्तु में तो हर रूम के अंदर टॉयलेट अटैच होता है। एग्जैक्टली। ठीक है। किसी भी वास्तु ग्रंथ में या किसी भी उसमें कोई बता दे गृह स्वामी जहां रह रहा है उस भूमि पर कहीं टॉयलेट बनाने का उल्लेख मिलता हो। अच्छा। पहले जंगल जाने की व्यवस्था थी हाँ। घर के बाहर, उसके बाद धीरे धीरे घर के एक दूसरे कोने में बनाना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो प्रवेश करते करते हर रूम में प्रवेश कर गया। तो ये कहीं ना कहीं संक्रमण है। अब आपने कहा कि कोई उपाय है क्या इसको ठीक करने का, तो मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया और हमारे पूर्व वास्तुविदों ने और बहुत से ग्रंथों ने एक वैकल्पिक स्थान बताया है रसोई के लिए, कि रसोई को आप वायव्य कोण में भी बना सकते हो। अच्छा। उसका एक कारण मैंने जब चिंतन किया कि वायव्य कोण में रसोई बनाने का, तो मैंने कहा वायु जल को भी सपोर्ट कर देती है और अग्नि को भी सपोर्ट कर देती है। जी। तो यदि हम वहां पर रसोई बनाएं तो वहां पर हम जो कंबाइंड वर्तमान की रसोई बनती है उसको यदि हम प्लेस करें तो मैं बहुत अच्छी दिशा मानता हूं वायव्य कोण में रसोई को बनाया जाए। ओके। इसका उपाय सबसे अच्छा यही है। अच्छा। तो सर हमने पुराने पॉडकास्ट में लैंड एनर्जी की भी बात करी थी कि भूमि का निरीक्षण कैसे किया जाए, कैसे देखा जाए कि भूमि अच्छी है नहीं है, रहने लायक है भी या नहीं। तो सर अगर कोई सामान्य व्यक्ति हमारी तरह अगर कोई करना चाहे, देखना चाहे खुद से कि क्या ये भूमि मेरे लिए सूटेबल है, तो क्या वो कर सकता है या उसको कोई अच्छा वास्तुवेदी चाहिए? ऐसा है, हमारे ग्रंथों ने बहुत सरल उपाय भी बतलाए हैं। अच्छा। आपको किसी भी क्षेत्र की ऊर्जा को चेक करना है कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक, तो उसके लिए एक बहुत सरल उपाय बताया
जी। पहली विधि, आप 24 अंगुल, उसको 24 इंच भी मान लो, अच्छा। 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, ठीक है। है ना, 2:2:2, एक गड्ढा खोदो। गड्ढे को खोदने के बाद जो मिट्टी उसमें से निकली है, वो मिट्टी वापस उसमें भर दो। अच्छा। यदि वो मिट्टी गड्ढे से ज्यादा होती है, न गड्ढा भर गया और मिट्टी बची हुई है, तो समझ लेना वो भूमि बहुत उत्तम है। अच्छा। और यदि वो गड्ढे से मिट्टी भर गई है, समतल हो गया है, तो उस भूमि को मध्यम भूमि कहा गया है। ठीक है। और यदि गड्ढा भरने के बाद मिट्टी कम पड़ गई और गड्ढा खाली हो रहा है या थोड़ा बहुत खाली रह गया है, तो समझ लेना कि वो भूमि जघन्य है, वो अशुभ है, वो लेने योग्य नहीं है। तो कोई भी ऐसा 2x2 का बॉक्स बना के वो चेक कर सकता है। भूमि के मध्य में जो आपका प्लॉट है, उसके एग्जैक्ट। बीचों बीच इसी का और सरलीकरण और उपाय भी बतलाया गया है, जल के माध्यम से। अच्छा। आपने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद आपने उसको जल से फुल भर दिया जी। और लगभग आप 5 से 7 मिनट के लिए कोई मंत्र जाप कर लें या थोड़े से दूर चले जाएं, वापस आकर देखें। यदि गड्ढे में जल 1 अंगुल सूखा है, तो समझ लेना उत्तम भूमि है। अच्छा। यदि गड्ढे में जल 2 अंगुल सूख गया है, तो मध्यम भूमि है। 3 अंगुल या उससे ज्यादा सूख गया है, तो समझ लेना कि वो अधम भूमि है, अच्छा। अशुभ भूमि है। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ओके। एक उपाय और है, अच्छा, वो क्या है? 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदो, वही 2 फीट का गड्ढा खोदा आपने, रात में पानी भर के शाम के समय छोड़ दिया, अगले सुबह जाकर देखो, यदि गड्ढे में पानी शेष है, इसका मतलब वो भूमि बहुत उत्तम है, भले वो थोड़ा सा पानी क्यों ना हो। अच्छा। और यदि गड्ढे में गीलापन है, पानी नहीं भी है, तो मध्यम माना गया है। और गड्ढा पूरी तरह से यदि सूख गया है, तो समझ लेना कि वो भूमि अधम है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी विधि और बतलाई है, वो भी कोई भी कर सकता है। अब ये 3 विधियां बताई, ये कोई भी कर सकता कि नहीं? बिल्कुल सारे कर साधारण है, सकते हैं। ठीक है। चौथा उपाय एक और है, अब आपके पिटारे में से उपाय ही निकल रहे हैं। बीजारोपण। अच्छा। बीजारोपण किया जाता है, उस भूमि पर आप बीजारोपण करें। 3 रात्रि के अंदर यदि उसमें से अंकुरण निकलता है, बीज से चना गेहूं कुछ भी बोया जा सकता है। यदि 3 दिन के अंदर उसमें बीजांकुर हो रहा है, वो अंकुर निकल रहे हैं, तो समझ लो वो उत्तम भूमि है। अच्छा। 5 दिन में यदि अंकुरित हो रहा है, तो मध्यम भूमि है। ठीक है। लेकिन 5 से ज्यादा लग रहा है, 7 दिन लग रहा है, तो अधम भूमि है। अच्छा। तो ये 4 तरीके तो मैंने आपको बतलाए, जी। इसके अलावा भी और उपाय हैं। अच्छा। भूमि की अपनी सुगंध होती है, एक सुगंध होती है पके हुए तेल के समान। अच्छा। तेल को हम पकाएं, तो आप जब मिट्टी को उठाकर देखेंगे, तो मिट्टी में एक स्मेल होती है। यदि वो स्मेल पके हुए तेल के समान है, तो उसको उत्तम माना गया है। अच्छा। या अन्न की खुशबू आवे उस मिट्टी के अंदर से, क्योंकि गंध के माध्यम से परीक्षण करना है। अन्न की खुशबू आवे, तो अन्न की स्वाभाविक खुशबू आएगी, तो वो उत्तम है। लेकिन सड़े हुए अन्न की खुशबू आए, तो वो अशुभ अच्छी है। नहीं है। या फिर रक्त की स्मेल आवे बहुत ज्यादा, तो उस भूमि को भी अधम माना गया है, अशुभ माना गया है। आकार के माध्यम से भी आप भूमि को देख सकते हैं। अच्छा, वो हाँ। कैसे? यदि वर्गाकार या आयताकार भूमि है, तो वो शुभ भूमि है। अच्छा। यदि गोलाकार भूमि है, उसको अशुभ कहा गया है। वो आपके आयु का, आपके ऐश्वर्य का क्षय का कारण बन हो सकती सकता है। है। पंचकोणीय कोई भूमि है, वो भी अशुभ मानी गई है। जी। त्रिकोणीय कोई भूमि है, वो अशुभ मानी गई है। जिस भूमि के बहुत सारे कोण हैं, वो भी अशुभ मानी गई है।
पिछले उसमें बतलाया था राजा की भूमि है, वो भी अशुभ है। अशुभ मानी गई है। गौशाला की भूमि है, शुभ मानी गई है। बहुत जिस भूमि पर नेवले पाए जाते हों बहुत ज्यादा, वो शुभ मानी गई है। लेकिन सर्प पाए जाते हों, अशुभ मानी गई है। अच्छा, तो ऐसे भूमि का निरीक्षण इसके माध्यम से भी हो कर जाता सकता है। है। बिल्कुल, वर्ण के माध्यम से भी भूमि का निर्धारण होता है। कैसे? कोई पीत वर्ण है, कोई श्वेत वर्ण है, कोई रक्त वर्ण है, कोई कोई कृष्ण वर्ण है। ठीक है, तो उसके आधार पर भी भूमि का निर्धारण होता है। क्षत्रिय कोई है, उसके लिए रक्त वर्ण भूमि, भूमि का रंग। ब्राह्मण के लिए श्वेत वर्ण भूमि अच्छी मानी गई है, वैश्य के लिए पीत वर्ण, और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण भूमि। ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार बता रहा हूँ, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा। ओके। यदि तरक्की करना है तो ये वर्णानुसार भी भूमि का उल्लेख किया गया है। अब इसके अलावा स्पर्श के माध्यम से भी आप भूमि को समझ सकते हैं। स्पर्श के, वो कैसे? आप मिट्टी को जब छुएंगे, भूमि के अंदर की मिट्टी को, तो ध्यान रखना गर्मी का समय है तो आपको मिट्टी ठंडी मिलेगी, यदि शुभ है तो। हाँ। यदि सर्दियों का समय है, मिट्टी आपको गर्म मिलेगी निश्चित रूप से, यदि वो अच्छा। भूमि शुभ है तो। और यदि बारिश का समय है तो वो शीतोष्ण मिलेगी, ठंडा और गर्म मिक्स। यदि भूमि ऐसी नहीं है स्पर्श में, तो निश्चित मान के चलिएगा भूमि अच्छी नहीं है। अच्छा, हम्म तो कोई भी इंसान सिर्फ छूकर बता देगा कि उसका जो प्लॉट है, उसकी जो भूमि है जिस पे वो अपना घर बार खड़ा करना चाह रहा है या अपनी दुकान, अपना बिजनेस बनाना चाह रहा है, वो भूमि उसके लिए कितनी बेनिफिशियल हो भी सकती है या नहीं? बिल्कुल, लेकिन इसके स्पर्श का परीक्षण करने के लिए भी जरूरी है कि आप, अब भरी दोपहरी में आप गर्मियों में जाओगे तो कई फीट गहरी तक भूमि गर्म हो गर्म हो जाएगी। जाएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि सूर्योदय के समय 2 घड़ी तक, 3 घड़ी तक आप जाएं और फिर वहां की भूमि का परीक्षण करें। अच्छा। सही समय ये है, क्योंकि ज्योति जी निश्चित मान के चलिएगा, जैसे एक सेंसेशन ह्यूमंस के अंदर होता है, व्यक्तियों के अंदर होता है, वैसा ही सेंसेशन पृथ्वी के अंदर भी होता है। सही बात है। और पृथ्वी का वो सेंसेशन आपको महसूस करना है तो आपको सही समय पर और सही तरीके को, अब इनमें से एक भी तरीका ऐसा नहीं है जो सामान्य व्यक्ति ना कर सकता हो। प्रत्येक व्यक्ति भूमि के परीक्षण को कर सकता है, खुद से कर सकता है और खुद भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करके हमें भी बता सकता है अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या जो सर ने बोला वो सही है भी या नहीं, क्या आपको ऐसा फील हुआ, और अगर हुआ तो आपको कैसा लगा, क्या आपके थॉट्स हैं, और अगर नहीं भी लगा तो क्यों नहीं लगा, क्या उसके रीजंस हैं। कुछ हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे ताकि आगे भी ऐसे पॉडकास्ट में हम ऐसी ही चर्चा करते रहें। तो सर, जैसे भी आपने भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर जल बहता हो तो वो भूमि बहुत अच्छी होती है, हमने पुराने पॉडकास्ट में भी इस बारे में चर्चा करी है। तो ऐसे कौन कौन से और लक्षण हो सकते हैं जिससे हम पता लगाएं कि हमारी जो भूमि है, जिस पे हम अपना पूरा, जिसे कहते हैं ना, संसार बसाने वाले हैं, वो हमारे लिए शुभ है? इसमें बहुत सारे मेजरमेंट आते हैं। एक तो ये सामान्य कथन है, और इसके तो बहुत अच्छा उदाहरण ये है हमारी बनारस नगरी। अच्छा। यदि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में से या सही दिशा से जल बहता है तो वहां पर ज्ञान की गंगा का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। इसके विपरीत यदि साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में किसी भूमि के पर्वत हो या पर्वतनुमा कोई छोटी पहाड़ी वगैरह हो तो वो भूमि भी लेने योग्य और शुभ मानी गई है। अच्छा। उसके अलावा कृषि की वो भूमि जो बहुत उपजाऊ है उसको ग्रहण करना शुभ माना गया है। अच्छा। लेकिन विपरीत यदि कोई बंजर भूमि है जहां पर कोई एक पौधा या पेड़ भी नहीं उग सकता, वो भूमि बहुत अशुभ मानी गई है। और इसके लिए नहीं, उस जगह पे आपको खेती नहीं करना है, उस जगह पर आप अपने वास्तु का निर्माण भी नहीं कर सकते।
अच्छा। क्योंकि ये जो स्पर्श से, गंध से, वर्ण से जो हम भूमि का परीक्षण बतलाया है या आकार आदि से, ये परीक्षण बतलाया क्यों है? इसका मूल आधार है कि उस भूमि में सेंसेशन कितना है, उस भूमि में तत्व कितना है। यदि भूमि रसायन से रहित है तो आपको कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकती। सही चाहे बात है। वहां पर आप घर बनाएं, चाहे आप वहां पर फैक्ट्री बनाएं या कोई व्यापार करें, कुछ भी करें, यदि भूमि रसायन से युक्त है तो ये निश्चित मान के चलिएगा कि वो भी शुभ रसायन जिनसे खेती आदि होती है, तो वो आपके लिए बहुत शुभ है, अन्यथा वो भूमि अशुभ बतलाई गई है। अच्छा, तो सर हमने बहुत सारे प्लॉट्स के बारे में बात करी, अब प्लॉट्स की शेप के बारे में भी बात करते हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो आगे से तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन पीछे से बहुत लंबे होते हैं या बहुत चौड़े होते हैं। या हम अगर उल्टा करें कि आगे से बहुत चौड़ा है, पीछे से छोटा सा है, तो क्या ऐसी भूमि भी हमें खरीदनी चाहिए? जो प्लॉट आगे से सकरा हो हुँ, और पीछे चौड़ा हो, उसको गौमुखी बोलते हैं। अच्छा, और जो प्लॉट आगे से चौड़ा हो, पीछे सकरा हो, उसको सेमुखी बोलते हैं। अच्छा, तो रहने के लिए तो गौमुखी प्लॉट बहुत अच्छा माना गया है, ओके। और व्यापार के लिए सहमुखी प्लॉट बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि व्यापार में जो आपकी वृत्ति चाहिए वो शेर के जैसी चाहिए, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। जी, लेकिन घर में आपको गाय के जैसे वात्सल्य से रहना है। घर के अंदर यदि वात्सल्य नहीं तो रह के क्या करोगे? सही बात है। तो जैसा उसका भूमि का लक्षण है वैसा फल वो देती है। हुँ, व्यापार उग्रता के साथ किया जाता है और घर के अंदर शालीनता के साथ रहा जाता है। इसलिए गौमुखी जो प्लॉट है वो रहने के लिए उत्तम माना गया है, और सेमुखी प्लॉट व्यापार के लिए उत्तम माना गया है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई शेरमुखी प्लॉट में अपना रेज़िडेंस घर बनाता है, तो क्या घर में झगड़े होने के चांसेस रहते झगड़े हैं? होंगे, बिल्कुल उग्रता रहेगी, आपस में संबंध बिगड़ेंगे। मेरे तो एक क्लाइंट थे, चूँकि बहुत से उनके सुधार कई वास्तुविदों ने करा दिए थे। सहमुखी प्लॉट था, बच्चे की शादी हुई, एक नहीं 2-2 बार हुई, तलाक हो गए, अच्छा, इतना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सहमुखी प्लॉट व्यापार की दृष्टि से उत्तम माना गया है, और गौमुखी जो प्लॉट है, क्योंकि जैसा प्लॉट है वैसा नेचर फिर वहाँ रहने वालों पर आता है। वो आचरण आ जाता है। बिल्कुल। तो सर जैसे हमने अभी गौमुखी, शेरमुखी की बात करी, ऐसे ही बहुत अलग-अलग शेप के जो प्लॉट्स होते हैं कि कहीं से बड़ा हुआ है, बाकी तो चौकोर है लेकिन एक साइड से वो बढ़ रखा है, एक्सटेंडेड है। या हम लोग भी वही करते हैं कि अपना घर तो बना हुआ है, लेकिन साथ में अगर छोटा प्लॉट मिल रहा है तो हम भी घर को बड़ा करने के चक्कर में वो साथ वाला प्लॉट भी खरीद लेते हैं। तो वो एक्सटेंड हो जाती है एक डायरेक्शन। तो क्या वो हमारे को बेनिफिट कर सकती है या फिर हमें नुकसान दे सकती है? ज्योति जी, निर्भर करता है कि आपने कौन सी दिशा में एक्सटेंशन लिया है। अच्छा, हमारे भूमि के 4 कोने बनते हैं। यदि आपने अपने प्लॉट को ईशान दिशा में एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, तो वो प्लॉट आपके लिए शुभ फल देगा। अच्छा, अग्नि कोण में बढ़ाओगे, अशुभ फल देगा। नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट में बढ़ाओगे, अशुभ फल देगा। वायव्य में बढ़ाओगे, अशुभ फल देगा। ऐसा क्यों कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या उसी डायरेक्शन में हमारे वो अगर देखो, एक्सटेंड हो तो ही अच्छा है? कुछ तो हमारे आचार्यों का, हमारे पूर्वाचार्यों का निर्देश है, वास्तु ग्रंथों का निर्देश है। और दूसरा, हम यदि चिंतन करें तो नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाने का एक ये है कि उससे हमारे बाकी डायरेक्शन अव्यवस्थित नहीं हो पाते। लेकिन यदि हमने साउथ वेस्ट में बढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो भूमि प्रॉपर स्वामी स्थान को कहीं ना कहीं अहितकर हो सकती है। इसलिए एक कॉर्नर एक्सटेंड करने का उल्लेख हमारे आचार्यों ने किया हुआ है। अच्छा, हाँ, और जो ये अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग शेप्स के जो हमारे प्लॉट्स होते हैं, क्या इन्हें खरीदना चाहिए? अलग अलग शेप के प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। आपको आयताकार या वर्गाकार ही खरीदना है। दूसरा, एक्सटेंड करने के लिए कई बार होता है
बाजू वाले का मिल रहा है मैंने ले लिया, पीछे वाले का ठीक है, मिरर ले लिया। और आपने अपने नाम पे ले लिया। अब जो चीज़ आपकी प्रॉपर वास्तु से आपने अपने प्लॉट का निर्माण कराया था, अब बाजू वाले का ले लिया, तो आपका जो ईशान कोण था वो पूरब बन गया, आपका ब्रह्म स्थल हिल गया। आपका ब्रह्म स्थान भी बदल गया। हो सकता है आपने वहाँ पर कोई पिलर या कुछ बना रखा हो, तो एक्सटेंड करने के पहले समग्र विचार करना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सटेंशन एक प्लॉट कहीं लोभ में बढ़ाने के चक्कर में लेना उचित नहीं। या तो आप एक साथ ले लो, ये टुकड़ों टुकड़ों में प्लॉट को बनाना, इतने अधम परिणाम देखे जाते हैं। अच्छा। यानी मैंने तो ये देखा स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही आप जाते जा रहे हैं घर के अंदर, एक स्टेप से आपने एंटर किया, अगले स्टेप पे उतरे, अंदर 5-5 6-6 स्टेप तक नीचे उतर के चले जाते हैं और पूरा घर ऐसे ही बना हुआ है। अच्छा। तो इस तरह के निर्माण कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। नहीं है। आप एक बार में पूरी प्लानिंग करो वास्तु के निर्माण की, नहीं तो पूरे प्लॉट की एनर्जी को आप बेकार कर देते हो। ऐसा अच्छा। नहीं करना। एक्सटेंड करने के लिए भी समग्र विचार करो कि आपकी दिशाओं का उल्लंघन तो नहीं है। अब मान लो ईशान के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन ईशान को एक्सटेंड करने के बाद भी यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष बन रहा है, तो फिर आप ईशान भी एक्सटेंड मत करो, अच्छा। अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओके। तो सर, जाते जाते आपका आखिरी संदेश या आखिरी आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? संदेश यही है कि डर के माहौल से बाहर निकलें, सही तरीके से भूमि का वास्तु का परीक्षण करें। ये विज्ञान आपके सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे पलों की को अच्छा बनाने के लिए है, ये डराने के लिए नहीं है। इसको विधिवत फॉलो करें तो आप इससे बहुत अच्छे अच्छे फल ले सकते हैं और एक सुखद पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, वापस से जुड़ के, और ऐसे ही हम दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी बातचीत है जो हमारी अधूरी रह गई है आई गेस, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो भी आज के टॉपिक को देखेगी, समझेगी, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अगर अभी भी उनके मन में कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा, या आगे क्या जानना चाहते हैं वो टॉपिक के बारे में अगर वो बताना चाहें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, ताकि आगे हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।